नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। आज एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका करियर सेट था। एक कंपनी में बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव काम करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शादी हो गई थी, परिवार भी खुश था कि चलो भाई लड़का सेटल हो गया है। लेकिन जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे, उसी ने कुछ ऐसा कुचक्र रचा कि उसी आग में भस्म हो गया, एक तरह से जलकर स्वाहा हो गया वो व्यक्ति। एक जीवन लीला समाप्त हो गई। अब आप कहेंगे कि उसने आत्महत्या की तो वो कायर था। नहीं, वो कायर नहीं था। उसने उससे पहले कानून की शरण में, समाज की शरण में, सरकार की शरण में हर जगह वो आदमी गया। लेकिन हर जगह से उसे एक तरीके से रिजेक्शन ही मिला और कहीं से कोई उसका साथ देने वाला नहीं मिला। ये आप उस व्यक्ति के अंतिम ट्वीट में आप देख सकते हैं, जहां उसने किसी भी भारत सरकार के, न्यायपालिका के या फिर कोई किसी भी भारत के अधिकारी या नेता को टैग नहीं किया है। उसने एलन मस्क को टैग किया है, डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में उसका विश्वास कितना हट गया था। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की। बेंगलुरु के एक इंजीनियर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया। और आरोप है उन्होंने 24 पन्नों के सुसाइड नोट और 1.5 घंटे के वीडियो में अपने जीवन की ये जो पीड़ा है उसको समेटने की कोशिश की है। और आज हम उसी पर बात करने बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे साथ अधिवक्ता शशांक शेखर झा जी हैं और आप लोग सब जानते हैं इनको। और हमारे साथ महिला एवं बाल अधिकार एक्टिविस्ट दिव्या गंडोत्रा टंडन जी हैं, जो स्टार्टअप भी चलाती हैं, कंपनियां भी चलाती हैं और साथ में एनजीओ भी चलाती हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे शशांक शेखर झा जी के पास और उनसे सिर्फ ये पूछेंगे कि कानून से कहाँ चूक हो गई इस मामले में। क्या अतुल सुभाष को बचाया जा सकता था अगर कानून सही से काम करता, न्यायपालिका सही से काम करती तो? नमस्ते अनुपम जी, दिव्या जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। अनुपम जी, आज जिस गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जी काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। काफ़ी पहले ही इस विषय पे बात होनी चाहिए थी। जी मेरा मानना है कि इस देश में जो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, वहाँ पे पहले तो किसी मैटर को लेके जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरी जी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी 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 किसी मैटर को लेके जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर एक पुरुष की आज मृत्यु हुई है और हम सोच रहे हैं कि गलत हुआ है, तो कई सारे हज़ार लाख ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पुरुष महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। जी हमें वो नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अब हम प्रेज़ेंट की बात करते हैं। जब भी महिलाओं पे कोई अत्याचार होता है इस देश में, जब भी हुआ है, तो उसको रोकने के लिए कानून बने। कानून बना है, उसके बाद महिला आयोग बन गया अलग से। तो जी जी बेसिकली आपने एक रेड्रेसल मैकेनिज्म तैयार कर दिया कि हाँ भाई, आपने एक प्रॉब्लम को ढूंढा, प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन सोचा और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक मैकेनिज्म आपने तैयार किया। होता उसके जी बाद भी है, लेकिन आपने मैकेनिज्म तैयार कर दिया क्योंकि आपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। जिस देश में महिला आयोग है, वहां पुरुष आयोग नहीं है। जिस देश में महिला मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वहां पुरुष पुरुष मंत्रालय नहीं है। जो देश में आप कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पुरुषों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। और आप इसलिए नहीं करते क्योंकि कानून के हिसाब से या वैचारिक तौर से आप ये मान के चलते हैं कि पुरुष आगे बढ़े हुए हैं, महिला पीछे हैं, सोशल तौर पे, ना सिर्फ फाइनेंशियल या ऐसा कुछ। और उनको प्रमोट करने के लिए आपको एक को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो तो ठीक है कि आप किसी को जी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके साथ जो भेदभाव या अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म आप अपनाते हैं, कई बार वही दोहन का कारण बन जाता है। जैसे जी कि देश में अनफॉर्चुनेटली दहेज प्रथा बहुत पहले से आई हुई है। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए, और ये माना जाता है कि दहेज लड़का देगा, सॉरी, दहेज लड़के को मिलेगा लड़की लड़की। के तरफ जी से। आपने उसको रोकने के लिए बना दिया कानून, लेकिन उसका दोहन शुरू हो गया। अच्छा, हमने ये भी सिनेरियो देखा है कि कई सारे राज्यों में, जैसे मैं बिहार से आता हूँ अनुपम जी, वहाँ जी पे जी लड़कों का अपहरण हो जाता है शादी कराने के लिए। जी जी आपने हाँ, उस पकड़ुआ विवाह जिसको बोलते हैं, हमारी मैकेनिज्म, साइड में पकड़ के और शादी कर दिया जाता है। बिल्कुल, और उसकी आप बात जी जी करेंगे तो मज़ाक उड़ा दिया जाएगा क्योंकि उस जी प्रॉब्लम को जी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी उसी तरीके से जब
आपने डॉरी पे कानून बनाया कि दहेज नहीं होना चाहिए, जो दहेज लेगा या देगा उस पर कार्रवाई करेंगे, तो आपने मान लिया कि हर पुरुष दहेज लेता है, या फिर कोई भी नारी अगर एलिगेशन लगा रही है तो मान लिया जाएगा कि वो दहेज ले रहा है। तो ये अपने जी, आप एक तरह से आपने इस देश के सारे पुरुषों पे वो तोहमत लगा दी। अब क्या होता जी, है कानून की नजर में, कि कानून में अब उस पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि मैंने दहेज नहीं लिया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण डोमेस्टिक वायलेंस का। इस देश में या पूरे दुनिया भर में ऐसे लेते हैं, दुनिया भर में डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी किसी पे भी कर सकता है। महिला पुरुष जी, पे, पुरुष महिला पे, पति पत्नी पे, पत्नी पति पे। लेकिन यह देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे, और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे ये माना जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा एक पुरुष ही एक महिला पे कर सकता है, जो कि पारिवारिक जीवन पे, दाम्पत्य जीवन पे चल रहे हैं। तो अगेन आपने पुरुष पे एक एलिगेशन लगा दिया, कभी भी अगर एलिगेशन लगेगा तो पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि भाई गलत है, महिला को बस एलिगेशन लगाना है। यानी वो तो स्वतः ही दोषी साबित हो जाता है और कोर्ट में उसे सिर्फ खुद को निर्दोष साबित करना है। करेक्ट। तो जो एक फंडामेंटल एक चलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि प्रूव कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, तो इस देश में उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो पुरुष जी, को आप मान लेते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब इसका दुर्भाग्य क्या होता है अनुभव जी, इसके बाद क्या होता है, क्योंकि कानून में देखिए, मैं तो अधिवक्ता हूँ, मेरे सामने ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, कई बार मैं लड़की के पक्ष में हूँ, कई बार लड़के के पक्ष में हूँ। जी, होता जी। क्या है इस देश में, अच्छा, सबको कानून व्यवस्था पे भरोसा है, पूरे दुनिया में कहीं भी है, भारत में भी है, होना भी चाहिए सबको। हाँ, हाँ। और कानून अपने हिसाब से सही जजमेंट देता भी है, लॉजिकली, कि भाई सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही में उतने साक्ष्य हैं कि नहीं है। लेकिन अनुपम जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ के देश में प्रोसेस ही पनिशमेंट है। क्यों है? इस देश में तारीख कितने केसेस बढ़ता लंबित जा हैं आप देखिए। इस देश में 5 करोड़ केसेस लंबित हैं अनुपम जी। 5 करोड़ केसेस का मतलब हुआ कि हर केस में अनुमान एटलीस्ट 2 पार्टी होगी, सिविल हो या जी, क्रिमिनल, तो 10 जी, करोड़ हो गया। और जी। एक परिवार में अगर औसतन आप 5 लोग को मान के चलें, तो 10 इंटू 5 यानी 50 करोड़। ठीक है? हमारे 50 जनसंख्या करोड़ लोग तारीख 140। पे तारीख रो रहे हैं। हाँ, मतलब अगर एक के घर में किसी एक के ऊपर हो तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें, भले उनका जी, नाम हो या ना हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो। तो बेसिकली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी डायरेक्टली लिटिगेशंस में इन्वॉल्व है। ऐसे जी, देश में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज का रास्ता ढूंढें, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये बहुत होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही किसी पे एलिगेशन लगा, सही है या गलत, मतलब मैं ऐसे केसेस देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ अनुपम जी, कि 3 साल 4 साल से केस चल रहा है, ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया है। और हर डेट पे क्या होता है कि बच्चा मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, वैकेशन, मतलब अगर बच्चा माँ के पास है तो बाप लड़ रहा है कि वैकेशन में मेरे पास भेज दो 2 महीने के लिए। कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एलिगेशन क्योंकि दोनों तरफ से लगे हुए हैं। कोर्ट भी फंसना नहीं चाहता क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कहेगा कि ठीक है, आप हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए किसी मॉल में मिल लो। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रही है, मान लीजिए हस्बैंड 2 लाख कमा रहा है, वाइफ 1 लाख कमा रही है, वाइफ ने कर दिया, तो एज एन इंटरिम मेजर, मतलब अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, कोर्ट भी मान के चलता है फाइनल रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, आएगा तो भी आप चैलेंज करेंगे। एज एन इंटरिम मेजर क्या रिलीफ देगा? वो देगा कि ठीक है, अब तुम 2 लाख कमा रहे हो, वो 1 लाख कमा रही है, और बच्चा उसके पास है, तो तुम अपने सैलरी का 1 लाख उसको देना शुरू करो। तो बेसिकली हस्बैंड के पास बचा 1 लाख, वाइफ के पास बचा 2 लाख, और गिल्टी भी हस्बैंड ही है फॉर दैट पॉइंट, बिना सबूत देखे, क्योंकि ये इंटरिम रिलीफ है। ठीक है? तो ये एक बात है। और उसके बाद उसका अंत रिजल्ट क्या होता है अनुपम जी? हमको अतुल सुभाष दिखते हैं, हमको संदीप पासवान दिखते हैं, हमको सब इंस्पेक्टर हरीश दिखते हैं, हमको प्रोफेसर दीपांशु दिखते हैं, हमको कोई आर्मी वाला बंदा दिखता है, कोई टीचर दिखता है, कोई प्रोफेसर दिखता है, कोई इंजीनियर दिखता है, जो या तो स्ट्रगल कर रहा है किसी तरीके से बचो, या तो वकीलों को पैसा दे रहा है कि किसी तरीके से मुझे बचाओ, जो कि नहीं बचा पा रहे हैं, या फिर वो सुसाइड कर रहे हैं। तो जी, जी। अगर आप आपने सुसाइड का जी, कारण करें जी। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर प्रोफ़ेशन के लोग जो हैं इसके शिकार बनते हैं और कुछ दिनों पहले हमने देखा भी था कि कैसे एक आईएएस ने वो सुसाइड कर लिया था कूद के ही, ऐसी भी घटना सामने आई थी। अब मैं दिव्या जी के पास चलूँगा कि आप लगातार महिलाओं, बच्चों के अधिकारों के लिए भी काम कर रही हैं, आप एनजीओ भी चला रही हैं। तो समाज में जब आप जाती हैं या फिर सामाजिक समस्याओं को आप जिस तरीके से देख रही हैं, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में क्या पुरुष कहीं न कहीं भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे जो हैशटैग्स चल रहे हैं अभी या फिर लोग अपने विचार ज़ाहिर कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है इस मामले में?
देखिए मैं अभी 1.5 साल से सोशल सर्विस का काम कर रही हूँ और 1.5 साल जी, के इस टेन्योर में मैं कई महिलाओं से मिली हूँ जो किसी न किसी तरह से पीड़ित होती हैं। तो मुझे ये जी, एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन पीड़ित है, कौन एक्ट कर रहा है या कौन विक्टिम प्ले कर रहा है। तो ये जी, मुझे समझ आ जाता है बात करने के तरीके से ही। कई बार होता है मैं एक महिला से रिसेंट में मिली थी, नाम नहीं बोलूँगी। तो जी, जी। उनका कहना ये था कि मुझे मारा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, बहुत चीज़ें उन्होंने बोली। मैं जब उनसे काउंटर क्वेश्चन्स कर रही थी, तो वो बीच-बीच में रुक रही थी। तो उससे अच्छा, मुझे समझ आ गया था कि उन्हें जस्ट मेंटेनेंस चाहिए, एलिमनी चाहिए डिवोर्स के माध्यम से और उनका कोई और उसका मंशा नहीं है, उनको जस्ट पैसे चाहिए और इसके लिए ही मेरा सहारा ले रही हैं, मेरे एनजीओ का सहारा ले रही हैं, कि ज़्यादा जी, प्रेशर बना सकें, एफआईआर ईज़िली दर्ज हो सके। क्योंकि कई बार होता है कि एफआईआर दर्ज करने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, कई बार हो भी नहीं पाता है। क्योंकि अब तो लोगों को भी पता चल गया है, पुलिस वालों को भी पता चल गया है कि ज़्यादातर तो ड्रामा ही होते हैं ये सब। तो जी, जी, ये इस टाइप के केसेस मेरे सामने बहुत बार आए हैं और फिर किसी भी एक ऐसे इंसान जो इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी एक भूमिका हो जाती है कि उसे ये देखना कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा केस है भी या नहीं। कई बार क्या होता है जब मैंने पहली बार ऐसा एक केस देखा था जो एक ट्रैप था, एक तरह से मेरे लिए ट्रैप था और एक पुरुष के लिए भी ट्रैप था। उसमें अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये एक ट्रैप है या ये झूठ बोल रही है महिला। उस समय मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं उसके मदद के लिए हर तरह से आगे आ रही थी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड जाकर पुलिस से बात करना हो या वकीलों को हायर करना हो, जो भी था। हर चीज़ मैंने करी और फिर मुझे बीच में पता चला कि ये तो झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। और वहीं पर मैंने उस पुरुष की मैंने मदद करी, उसको बोला कि मैंने उसको समझाया कि ये चीज़ें हुई हैं, मुझे ये चीज़ बताई गई है, तुम्हारे एंड से ये चीज़ें हैं और मुझसे झूठ कहा गया है। तो मैंने उस चीज़ को सॉल्व करने की, बैलेंस करने की कोशिश करी जो मेरी तरफ से एक तरह से गलती हुई थी। उसको जी, पहचानने में गलती हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हर बार विक्टिम एक महिला ही होती है, एक पुरुष भी हो सकता है, ये चीज़ मैंने उसके बाद समझी। और जी, जी, मैं क्योंकि मैं काफ़ी समय से काम कर रही हूँ इस सब में और मैं समझती हूँ कि शशांक जी का इस मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि महिलाएँ ये चीज़ समझती नहीं हैं कि सामने वाले पे क्या इम्प्लीकेशंस आएँगी, क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। कई बार होता है कि पेरेंट्स का भी दबाव रहता है कि चलो तुम कर दो एफआईआर, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो कि गलत है। माता-पिता की एक भूमिका रहती है जहाँ पर वो उनको समझाते हैं, महिलाओं को या पुरुष को, जो भी है उनके बेटा या बेटी, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ करने से ये इम्प्लीकेशंस पड़ सकती हैं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वो जी, उनकी ज़िम्मेदारी है। बट कई बार मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर माता-पिता भी बोल रहे हैं कि चलो कर लो तुम लोग केस, कोई इश्यू नहीं है, देख लेंगे, जो भी होगा। बट जो सामने वाली पार्टी है, जो पति है, जो पत्नी है, उनके ऊपर जो मेंटल टॉर्चर होता है, जो हैरेसमेंट होता है, वो जी, जी। लॉन्ग टर्म रहता है। वो ऐसा नहीं कि 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, वो 10-10 साल, 20-20 साल तक चलता ही रहता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लोगों में। जी, जी। आपका कहने का अर्थ है कि जैसे ब वो केवल जब तक कोर्ट का केस चल रहा है तब तक ही वो व्यक्ति नहीं सफ़र करता है, बल्कि उसके साथ-साथ उसका परिवार जो पूरी हो सकता है कि 2-3 पीढ़ी भी सफ़र कर जाए उसमें क्योंकि बिल्कुल। इस मामले में ही हम देखें तो उनका बेटा भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है। शशांक जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है कानून में जिससे इस तरह के मामले जो हैं, उसे हम रोक पाएँ कम से कम? या फिर न्याय मिल पाए इस तरह के मामलों में? अनुपम जी, मैं क्या बताऊँ? कानून तो अभी जो है जी, उसको और स्ट्रिंजेंट करने की बात की जा रही है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज जी, की जी, डेट में जैसे दिव्या जी कह रही थी कि फैमिली इन्वॉल्व होती है, जो मैं कह रहा था कि 50 करोड़ लोग कैसे इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी, पति-पत्नी का झगड़ा हुआ जी, और पत्नी ने कई बार कई सारे केसेज़ में ऐसे हमने देखे हैं कि एलिगेशन लगाया है कि पति ने अपनी बेटी के साथ अनाचार किया है या व्यभिचार किया है। या वो अपने ससुर पे एलिगेशन लगा देती हैं, 80-90 साल का ससुर है, कई बार विकलांग होते हैं, उन पे लगा देते हैं कि इन्होंने मुझे छेड़ा या जीजा ने जी, मुझे छेड़ा। मतलब किस तरीके से तार-तार कर देना रिश्तों को, वो हम कोर्ट में देखते हैं। कई बार सॉल्यूशन से पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि रीज़न्स क्या हैं। जी, जी, तो जो कारण ये 2-3 जड़ कहाँ है? हाँ, जी, हाँ। हाँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के एलिगेशंस या इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, भारत जो आज हम देखते हैं, उसका एक प्रमुख कारण या जो दूसरे देशों से अलग है, वो है हमारा फैमिली सिस्टम है। एक फैमिली सिस्टम है जहाँ पे महिलाओं का सम्मान है, क्योंकि आज मनुस्मृति को कोई कितना भी गाली दे दे, लेकिन मनुस्मृति में ही सबसे पहली बार कहा गया था कि महिलाएँ
का जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ देवता वास तत्र नहीं थे। नास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। बिल्कुल, तो जो लोग इसको कोट करते हैं उनको भी नहीं पता ये कहाँ से आया है। तो एक तो ये बात हो गई। तो वो एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वृद्ध दादा-दादी, नाना-नानी का अलग अलग वहाँ पे उनके साथ होता है, उस तरीके की चीज़ें वो अब आजकल इस तो मैं देश देख रहा हूँ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई हुई हैं मार्केट में, बिल्कुल, मतलब वेस्ट वाला कांसेप्ट जो है वो आ गया है। हाँ, हमने तो और कभी वो जैसे दादा-दादी, नाना-नानी को जॉइंट समझा ही नहीं एक तरीके से, मतलब उनका ज़्यादा अधिकार हुआ, हम लोग जिस समाज या परिवेश में पले-बढ़े हैं उसमें। बेसिकली जी। बेसिकली वो जो वेस्ट का अपॉइंटमेंट लेने वाला सिस्टम है कि माँ-बाप से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लो, बच्चों के साथ डिनर करना है तो अपॉइंटमेंट लो, वो इस देश में नहीं है। एक बार ऐश्वर्या राय ने मज़ाक-मज़ाक में कहीं कह दिया था तो बहुत बड़ा एक मैटर बन गया था कि भारत में उनसे पूछा गया कि अपने सास-ससुर के साथ रहने में कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसा है कि मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। तो अनुपम जी यहाँ पे क्या बात है कि सोशल मीडिया एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है जहाँ वेस्ट को फ़ॉलो करने की कोशिश। दूसरा जैसा दिव्या जी कह रही थी कई बार माँ-बाप गलत शिक्षा देके एक बदले की भावना अ जी, जी। एक लिमिट से ज़्यादा अपने बच्चों के पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में इन्वॉल्व होना और एक जी। तीसरा तो मेरे को लगता है वो है ओटीटी सीरीज़ या ओटीटी चैनल्स पे जिस तरीके से होता है और इसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स आई डोंट नो आपके चैनल पे मैं ले पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अल्ट बालाजी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल, उनके ऊपर बिल्कुल, हाँ। केसेस उनके जी, ऊपर जी। केसेस चल रहे हैं। अल्ट बालाजी ऐसे शोज़ दिखाता है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चरित्रहीन भाभी, चरित्रहीन देवर, चरित्रहीन ससुर, चरित्रहीन बहू जो कि भारत सभ्यता में थी नहीं। अब क्या है कि उसी को प्रैक्टिकली मैंने बहुत कम केसेस में देखा कि सही ऐसा मैं देखिए पहले बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस कम मात्रा में होता है और जिस ज़्यादा मात्रा में उसमें केस होने लगा है, बहुत अंतर है। आप पूछे सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अनुपम जी, जी, जब कोर्ट में केस आता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, आज की डेट में, तो एक बहुत बड़ा एंगल होता है। दो बड़े एंगल होते हैं जिसके नाटक खींचता है लंबा। एक होता है बच्चे की परवरिश और दूसरा होता है मेंटेनेंस, ठीक है? जी, बच्चे की परवरिश में भी मेंटेनेंस जाता है, तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस की कंपनसेशन की। जी, अभी जी। क्या है कि जो खींचातानी है हस्बैंड कई बार बोलते हैं भाई डिवोर्स लेना है डिवोर्स ले लो। लेकिन बात आ जाती है बच्चे पे। बच्चा अगर 18 साल से बड़ा हो जाए या 16 साल से बड़ा हो जाए, तो ऐसे भी आप उस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो बाप चाहता है कि भाई बच्चा मेरे पास रहे, माँ गड़बड़ कर रही है। माँ चाहती है कि हुँ, बच्चा मेरे पास रहे, बाप गड़बड़ कर रहा है। तो वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है जी, म्यूचुअल पेरेंटिंग का, को-पेरेंटिंग का। भारत में भी अच्छा। कई बार कई अलग-अलग हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि भाई 6-6 महीना दोनों पेरेंट रख लो। 1-1 हफ्ता दोनों पेरेंट रख लो। एक ही महीने के 2 हफ्ते एक पेरेंट रखो, 2 एक हफ्ते एक पेरेंट रखो इससे तो या बच्चे फिर की एक मानसिकता ही जो है वो हफ्ते के भी अंदर चली जाती है। हाँ, एक ही हफ्ते के अंदर वीकडे पे एक पेरेंट रख लो, वीकेंड पे एक पेरेंट रख लो। मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं और ऐसा माना जी, गया है कि अगर आप पेरेंटिंग रखेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा हो। लेकिन इस जी, देश में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि को-पेरेंटिंग का ऑप्शन अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सेप्टेबल सोसाइटी से नहीं, कोर्ट भी यही कहता है। कोर्ट को मेरे केस में मैंने एक बार जब कोर्ट किया था कि भाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो कोर्ट ने वो कहा कि सब कुछ अगर वहीं से होगा तो हम क्या करेंगे? एंड कोर्ट ने हुँ, इवेंचुअली को-पेरेंटिंग नहीं दिया। क्योंकि हुँ, को-पेरेंटिंग का रूल नहीं है, तो बच्चा बन जाता है टग ऑफ वार। अब जिसके पास भी जिस भी पेरेंट के पास बच्चा होता है, वो मनमानी करता है और कोर्ट जी, जनरली उसको चेंज नहीं करना चाहता है। अगर बच्चे की कस्टडी बाप के पास होगी तो माँ के पास नहीं भेजेगा, माँ के पास होगी तो बाप के पास नहीं भेजेगा। 99% केस में मान के चलिए बच्चे की कस्टडी माँ के पास होती है, ठीक है? जी, जी, तो वही रह जाता है और वही जो एक आप देखिए माँ और बाप में या हस्बैंड और वाइफ में वाइफ को आपने ज़्यादा प्रिविलेज दिया इस देश में क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए और जी, क्योंकि जी, बच्चा उनके पास गया तो उनका पावर और बढ़ गया। तो उस वहाँ से शुरू होता है दोहन की एक नीति। तो उसको रोकने के लिए आपको अगर को-पेरेंटिंग पे अगर एक लॉ बन जाए इस देश में, चाहे वो सुप्रीम जी, कोर्ट से आए या पार्लियामेंट से आए, तो मेरे को लगता है कि 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इस जी, केस जी, में भी आप इस केस को देखिए, इस केस में भी को-पेरेंटिंग की बात हो रही थी। जो जी, जी, हस्बैंड हाँ, है, बेटे को लेकर थी समस्या। वो बार-बार कह रहे हैं कि बच्चा मुझे दो और वो मना कर रहे थे, करेक्ट? तो ये एक जी, बड़ी बात है। अनुभव एक 30 सेकंड्स और दीजिए। तो जी, एक जी, ये हाँ, बात हाँ, जी, जी, एक ये बात हो गई, को-पेरेंटिंग का सॉल्यूशन एक निकलना चाहिए। दुविधा क्या होती है को-पेरेंटिंग में कि कई बार माँ ऐसे-ऐसे एलिगेशन लगाती है कि बाप ने ये किया अपने बच्चे के साथ। ऑब्वियसली जज या पुलिस या कोर्ट या समाज हर किसी के घर में नहीं घुस सकता। कल को अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उसके साथ बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया तो कौन सँभालेगा? इसलिए कोर्ट भी डरता है। तो इसलिए इसका हुँ, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? अब दिव्या बेहतर बता पाएँगी क्योंकि वो इस मसले पर कार्य करती हैं या कोर्ट और पार्लियामेंट काम कर पाएगा। लेकिन
अनुपम जी, जब तक ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आपको इस तरीके की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस दिखते रहेंगे, क्योंकि ये जी, जी। दुर्भाग्य है कि इस देश में 5 साल, 4 साल, 8 साल के बच्चों को कोर्ट में बुलाया जाता है। ये चूज करने के लिए तुम बाप डिसाइड करो या माँ। और कई बार ऐसा होता है कि आप उसको ना मेंटल टॉर्चर करके लाते हैं कि अगर तुमने बाप बोल दिया और नहीं हो तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। बच्चा करता है। अच्छा। जी, जी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रहा था, मतलब ये तो आदमियों की बात हो गई, एक तरह से ये तो जानवरों वाला तरीका हो गया कि भैंस को पहचानने के लिए उसके कुछ बच्चों को लाया गया था पंचायत में या कोर्ट में जो भी था, और वहाँ पे वो बच्चा जो है जिस भैंस के पास गया, मान लिया गया कि ये यही इसकी माँ है, इस तरीके का वो आज़माया गया था। तो दिव्या जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और शशांक जी की ही बात को अगर आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने जैसे कानूनी रूप से एक बताया कि को-पैरेंटिंग जो है उसको लेकर कोई कानून अच्छा बन जाता है तो फिर वो एक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इसी को अगर सामाजिक रूप में देखें कि अगर समाज में ऐसा क्या बदलाव हो जिस कारण इस समस्या का जो है समाधान हो, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले जो जी, जी। सबसे बड़ा रोल होता है वो उस पेरेंट्स का रहता है। जी, आपकी जी। जितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी एक महिला के परिवार में, उतना घर टूटेगा। ये हमने बहुत केसेस में देखा है, बहुत ज़्यादा केसेस इनफैक्ट। और जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक आदमी को या एक महिला को, या तो एक को विक्टिम दिखाते हैं या तो एक किसी को एविल दिखाते हैं। आपको दोनों के पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। अब रही जी, बात जी। बच्चे की, बच्चे का हमेशा से ज़्यादा जुडिशरी भी कहती है कि हक जो है सिर्फ़ माँ का ही रहता है, क्योंकि वो ही उसकी देखभाल कर सकती है। बट जी, मेरा जी। सवाल ये उठता है कि जब आप मेंटेनेंस ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं पाल नहीं सकती हूँ, मेरे को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मेरे को एलिमनी की ज़रूरत है, मेरे को बच्चा पालने के लिए, और जब पिता कह रहा है कि मैं सक्षम हूँ, मैं पाल सकता हूँ, मुझे दे दो, तो जुडिशरी उसको मना क्यों करती है? उसका एक ही कारण है कि जुडिशरी का ये कहना है कि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके बाद जी, जो जी। बच्चा होता है, वो एक तरह से लावारिस की तरह अपना जीवन काटता है। क्योंकि उसकी जो दूसरी माँ होती है, जो स्टेप मदर होती है, वो उस टाइप से जी, उसका जी। ध्यान नहीं रख पाती है। हुँ, यही हुँ। सबसे बड़ा कारण होता है। बट अगर एश्योरेंस लिया जाए, अगर बच्चा चाहता है कि पिता के साथ रहना है और एश्योरेंस लिया जाए कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो उसमें क्या हर्ज है? तो मुझे लगता है हुँ, कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है, हमारे लॉज़ में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंक्लाइंड है इस एक तरफ, जो हमारे जो लॉज़ हैं एक तरफ इंक्लाइंड हो रखे हैं, उन्हें इक्वालिटी की तरफ लेके आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे एक गोवा का जो केस था, बैंगलोर की जो महिला थी, मैं नाम नहीं लूँगी, तो बहुत जी, जी। चर्चा में रही थी, जिन्होंने अपने बच्चे को सूटकेस में बंद करके लेके गई थी। एंड उसका कारण ये था कि वो अपने पति से लड़ाई कर चुकी थी। आपने भी सुना जी, होगा जी। वो केस, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इस टाइप के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम कहते हैं कि एक पुरुष होता है, वो एक क्या बोलते हैं, दानव टाइप होता है। हम लोग ऐसा, हमारे दिमाग में वो पिक्चराइज़ हो रखा है। बट ये इस एक समय तो महिलाओं स्टीरियोटाइप का की भी ये तरह हाल हो लिया रखा गया। है। बिल्कुल, ये जी, स्टीरियोटाइप जी। हो रखा है। इस समय महिलाओं का भी सेम हाल हो रखा है। मैंने जी, हज़ारों ऐसे केसेस अभी हाल ही में देख लिए हैं, जहाँ पर एक महिला अपने ही बच्चे को मार देती है, क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ बाहर जाना होता है। तो इस जी, टाइप जी। की हरकतें भी हो रही हैं, और जुडिशरी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब हालात पुराने जैसे नहीं रहे हैं। महिलाएँ बदल चुकी हैं, महिलाएँ एम्पावर्ड हो चुकी हैं, महिलाएँ अब आगे बढ़ रही हैं। तो इस समय इक्वालिटी लॉज़ में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जी। इंक्लाइंड रहेंगे तो इस टाइप के केसेस भी आएँगे, और बच्चों के जो हक हैं, वो भी छीने जाएँगे। जी, जी। दिव्या जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे अब है क्या कि सामाजिक परिवेश भी बदल गया है, यानी कि पहले था कि पुरुष दूसरी शादी अक्सर कर लेता था, लेकिन अब समाज वैसा नहीं रहा जहाँ महिलाओं को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है या फिर अनुमति नहीं है। बिल्कुल। एक सामाजिक बदलाव की ये बाद ऐसा हो रहा है कि अब महिलाएँ भी दूसरी शादी कर रही हैं और स्वच्छंद होकर कर रही हैं, और ये एक तरह से उनका अधिकार भी बनता है, या फिर ये जो कंसेंट के साथ चीज़ें होती है, उसमें कोई रोक-टोक करना सही भी नहीं होता है। शशांक जी, आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अनुपम जी, मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ दिव्या जी से। ऐसा नहीं कि जी, सिर्फ़ ये देखा जाता है कि हस्बैंड दूसरी शादी कर ले इसलिए बच्चों को महिलाओं जी, के साथ जी। रहना दिया जाता है या माँ के साथ रहना दिया जाता है। जी, जी। मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा-सा एक मानसिकता वाली बात है। क्योंकि जी, जी। मैं जैसे कहा कि जिसके पास पेरेंटिंग होती है, तो जनरली जब अगली हो जाता है कोई भी डोमेस्टिक सिचुएशन, तो जी, जी। एलिगेशंस और फॉल्स एलिगेशंस बहुत लग जाते हैं। तो क्योंकि हुँ। मैं फिर आप देख के या बात करके नहीं बता सकते कि कौन-सा सच है और कौन-सा गलत है। जब तक आप सबूत में नहीं जाएँगे, गवाह में नहीं जाएँगे, तब तक आपको नहीं पता होगा। माय पॉइंट। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक आप कोई फैसला नहीं दे सकते।
और समस्या ये है कि जी, वो फैसला आने में या वो सबूतों को, गवाहों को देखने में बहुत वर्षों लग समय जाता लगता है, क्योंकि जी, वो जी। बरसों लग जाते हैं, बिल्कुल आराम से 5, 6, 7 साल कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी। की बात कर रहा हूँ, फैमिली कोर्ट की। वहां से फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बात छोड़ दीजिए। तो वो जो जी, समय जी। लगता है ना, वहां टग ऑफ वॉर होता है बच्चे को लेके। मेरा मानना है जी, कि अगर बच्चों को आप इस तरीके से को पेरेंटिंग नहीं देते हैं और फिर अगर वो सिर्फ माँ के पास रहता है, तो कोर्ट का ये मानना है कि हम इसलिए मेंटेनेंस देने की बात करें क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली दोनों का है, तो दोनों रखें। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दोनों की दे देते हैं, लेकिन वो जो प्यार बच्चे का मिलना चाहिए दोनों को, वो नहीं मिलता है। वो जो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है, और फिर क्या होता है कि बच्चा ब्रेन वॉश होते जाता है, बच्चा एक तरह से कट जाता है पेरेंट से। तो जो अगेन मैं आई डोंट नो दिव्या जी, रेस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे से पूछना कोर्ट में बुला के कि तुम किसको चूज करोगे, वो सबसे बड़ा अपराध है। आप बच्चे से नहीं पूछ सकते। अनुपम जी, क्यों नहीं पूछ सकते बताता हूं। अगर मेरे पास बच्चा है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसके पास बच्चा है और उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई, और वो 8 महीने 6 महीने 2 साल बाप के पास रहा बच्चा, और उसके बाद आप उसको कोर्ट में बुला के पूछेगा किसके पास जाना चाहोगे, तो निश्चित बोलेगा मैं बाप के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उसको ऐसा पढ़ाया गया, ट्यूटर किया गया, हर चीज के लिए माँ को अपराध बोध किया गया है। एंड वाइस वर्सा, अगर वो माँ के पास रहेगा तो भी यही होगा। इसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन है, साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैसा वेस्ट में होता है। आप साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करिए। अगर ये पाया जाए कि बच्चा दोनों से प्यार करता है, दोनों से उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप दोनों को पेरेंटिंग दीजिए। अगर जी, साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन में ऐसा आता है कि नहीं, उसको एक से प्रॉब्लम है, तो आप उसके पास मत रखिए। अगर लगता है दोनों से प्रॉब्लम है, तो हॉस्टल भेज दीजिए। बट दैट शुड कम आउट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिकल कंसल्टेशन। आप जी, जी। मनमानी तरीके से बच्चे को बुला के कोर्ट में नहीं करना चाहिए, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनुपम जी, एक और जी, बात, आपने कहा सॉल्यूशन क्या है, मैं तो कहता हूँ प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर है, मैट्रिमोनियल रेप का, मैरिटल रेप कहते हैं उसको, जी, कि जी, हाँ, शादी काफ़ी जब ये आता है तो विवाद भी काफ़ी चर्चा होती है इस पे बहस। जी, जी। करेक्ट। और इस देश में अलग अलग लोगों का अलग अलग रुख है इसमें, कि मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि नहीं। जिनको नहीं पता है, शादीशुदा दंपति के बीच में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो इस देश में उसको रेप नहीं माना जाएगा, चाहे वो जबरदस्ती का ही क्यों ना हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तो गलत है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस देश में क्या किया गया है कि अगर कभी ऐसा होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस महिला फाइल कर सकती है, उसके बेसिस पे इवेंट डिवोर्स भी लिया जा सकता है, और हैरेसमेंट में भी आता है वो। अभी क्या हुआ कि पहले जब डोमेस्टिक वायलेंस या हैरेसमेंट का 498 ए आईपीसी के अंदर केस होता था, तो हस्बैंड तो अरेस्ट होता ही था, पूरा का पूरा खानदान अरेस्ट हो जाता था, जी, हाँ, हाँ। बस आपको मैंने एलिगेशन देखा लगाने है। की जरूरत। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एलिगेशन के आधार पर अरेस्ट नहीं होगा, जजमेंट उसमें आगे न्याय व्यवस्था होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद अगर लगे तो अरेस्ट करेंगे आप। ये क्लियर कर दिया। जी, जी। अब ये मैरिटल रेप वाला जो सिस्टम है, अगर सपोज करिए ये सही में सुचारू रूप से लागू हो जाए, तो कोई दंपति जिसकी जो 40 साल 45 साल के हैं आज की डेट में, और उनकी शादी 20 साल पहले हुई थी, तो वो महिला कह सकती है कि आज से 10 साल पहले जो मेरे साथ सेक्स हुआ था वो इलीगल तरीके से या बिना पूछे हुआ था, बिना कंसेंट किए हुआ था, और उस पर उसको सजा हो जाएगी। आप रेप में बेल नहीं दे पाएंगे, तो एक तरह से मजाक उड़ जाएगा रेप के बहुत सेक्शन का। खतरनाक एक तरह से ट्रेंड चल जाएगा ये। जी, करेक्ट। जी। तो मेरा मानना है कि क्योंकि कोर्ट का, कानून का या न्यायालय का काम नहीं है या नहीं हो सकता है बेडरूम में घुसने का, जी, लेकिन आप जी। बेडरूम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी देश में या किसी भी समाज में, अनुपम भाई, जो अगेन आपके पहले प्रश्न का जो उत्तर है वही देता हूँ, किसी भी समाज में अगर 2 समाज रह रहे हैं एक साथ, और अगर आप एक समाज के लिए कोई कानून बनाएंगे, तो वो समाज उसका दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास वो एडवांटेजेस हैं। मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी दोस्त महिलाएं हैं, और मैं उनके लिए बहुत पूरी संजीदगी से बात करता हूँ कि उनके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन सेम प्रोटेक्शन मेल के लिए भी होना चाहिए। अगर इस देश में कानून है कि डॉरी लेना अपराध है, तो इस देश में अपराध होना चाहिए कि आप मेंटेनेंस क्लेम मत करिए बिना मतलब का। अगर इस देश में एक आपने मंत्रालय महिलाओं के लिए बनाया है, बालक के विकास के लिए बनाया है, अगर इस देश में आपने कानून बनाया है कि महिलाओं के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उसके ऊपर केस सेक्शन हो सकते हैं, तो मेल पे भी हो सकते हैं। अनुपम जी, जी। भाई, इस तरीके से इस देश में अलग अलग, थोड़ा सा अलग हटके, अलग अलग जाति जी, के लोग रहते हैं। अपर जी, कास्ट बिल्कुल। ब्राह्मण, अपर कास्ट में ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं, और फिर एक ओबीसी कैटेगरी है जिसमें यादव, मीना और अलग जी, अलग जी, जी। राज्यों के आते हैं, और फिर दलित कैटेगरी होते हैं।
इस देश में उन और फिर ट्राइबल समाज है, ट्राइबल तो वगैरह एससी उसके बाद जी। को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने SC/ST कानून बनाया, अच्छा किया, जी, उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट भी होना लेकिन चाहिए। इसके भी लेकिन दुरुपयोग के SC/ST काफ़ी मामले कानून का सामने कितना आए हैं। दुरुपयोग हो रहा है? क्यों हो रहा है जी, दुरुपयोग? क्योंकि आज शशांक शेखर झा को हिंदू ब्राह्मण होने के नाते कोई गाली दे सकता है, कोई उसके जात का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अगर वही जवाब शशांक शेखर झा ने उसको दे दिया तो शशांक शेखर झा पे केस हो जाएगा, लेकिन उस पे नहीं जी, होगा। तो जैसे ही आप किसी एक समाज को एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा प्रिविलेज या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं तो दोहन दूसरे समाज का हो जाता है। जैसा पहले के जी, समय में विमेन के अगेंस्ट होता था कि मेन को प्रिविलेज था वोट देने का, मेन को प्रिविलेज था एक्शन लेने का, काम करने का, सजा देने का एक्सेट्रा, तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था। आज वही पलट जी। गया है लॉजिकली लीगली तरीके से। जी, जी, जी। दिव्या जी, आप खुद एक तरह से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर स्टार हैं। आपसे एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये सोशल मीडिया का जो रोल है आज के ज़माने में, जैसे एक इस घटना के बाद कोई भी लड़का होगा वो अपना पार्टनर चूज़ करने में या फिर शादी-ब्याह को लेकर उसके मन में एक डर बैठ जाएगा कि अब आगे आगे क्या, अगर सामने वाला गलत निकल गया तो उसके बाद क्या फिर? कहीं मैं भी इस तरह का किसी मामले का भुक्तभोगी ना बन जाऊँ। तो आप ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल को इस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखती हैं? और क्या स जिन लोगों में इस तरह का डर बैठ जाए या फिर पार्टनर चूज़ करने को लेकर ऐसा कुछ बैठ जाए, उन्हें फिर क्या करना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार होंगे? देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि जी, जी। एक तालाब में खराब मछली भी हो सकती है और अच्छी मछलियाँ भी होती हैं, जी, ठीक है? हम बिल्कुल। ऐसा जैसे शशांक जी ने पहले कहा कि हम लोग जनरलाइज़ नहीं कर सकते, कि जी, जी। सारे ही आदमी खराब हैं या सारी ही महिलाएँ खराब हैं। तो जी, ऑफ़ कोर्स ये बड़ा मुश्किल काम है कि ये पहले शादी से पहले ही जज करना कि क्या सामने वाले के साथ मेरा ऐसा ही कोई सिचुएशन ना बन जाए। तो ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई लोग डिमांड करते हैं कि प्रीनप एग्रीमेंट आना चाहिए एंड भारत में लीगलाइज़ होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, बट हुँ, हुँ, हुँ। मैं भी ये मानती हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिमांड्स वगैरह रहती हैं फिर बाद में जो हरासमेंट रहता है, जैसे 498 ए का हरासमेंट रहता है, जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाता है एक महिला के द्वारा, तो वो चीज़ें भी रहनी चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और जैसे शशांक जी ने कहा कि दोनों साइड में अगर एक वुमेन कमीशन है तो मेन कमीशन भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल साफ चीज़ है कि अगर जी, जी। इक्वालिटी की हमारे बात की गई है, हमारे राइट्स में इक्वालिटी की बात की गई है, तो ये यहाँ पर क्यों नहीं है? तो मेरा जी, बस इतना सा मानना है कि आप जनरलाइज़ मत करिए। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो वो अच्छी हों, आप उनको ही शक के दायरे से देखे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपके पति हैं वो भी अच्छे हों, आप ही उनको समझ रहे हैं कि नहीं, अभी केसेज़ इतने सारे हो रहे हैं, क्या पता वो भी ऐसे ही हों। तो मेरा जी, बस इतना ही मानना है कि अगर मान लो आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं, जैसे शशांक जी जैसे एडवोकेट हैं, और भी कई सारे लोग होंगे जो आपकी शायद मदद कर सकते हैं। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं ईमेल और ट्विटर के माध्यम से, और होपफुली वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और गॉड से प्रे करिए कि आपको सही पार्टनर मिले, बिकॉज़ जिस टाइप के अभी केसेस आ रहे हैं, उससे तो मैं भी खुद शॉक हूँ। और मैंने खुद ट्विटर पे लिखा कि मेरा भी एक भाई है। उस टाइप के जी, जी। जब फर्स्ट केसेस आ रहे हैं, तो उसमें मुझे डर लग रहा है अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि उनके ऊपर क कभी ऐसा केस ना लग जाए। तो जी, जी। हम सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि एक महिला कमज़ोर है, अब कमज़ोर नहीं बची है। महिला अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि मैंने पहले कहा। और जी, जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें महिलाओं के लिए भी जो हमने कमीशन्स रखे हैं, वही पुरुषों के लिए भी होने चाहिए। जी, जी, यानी आपके कहने का पूरा सार ये है कि अब जो समाज बदल गया है, तो महिलाएँ जो हैं वो भी सशक्त हुई हैं और इसीलिए जो पुरुष हैं और महिलाएँ हैं, दोनों को कानूनी रूप से कम देखा जाना इक्वल चाहिए किया जाए। समान रूप से। और अब हम इस चर्चा के अंत में बढ़ेंगे तो शशांक जी से अब ये पूछना चाहेंगे कि इस मामले में जज पे भी आरोप लगा है कि वो भी जो है सो कि उन्होंने घूस माँगा और जज ने खुद कहा कि अरे ऐसे मामले तो आते रहते हैं, फर्जी होते हैं, मुझे पता है कि इतने लाख रुपए दे दो, ऐसा सुसाइड नोट के हवाले से मैं कह रहा हूँ और उनके वीडियो के हवाले से। तो अगर अतुल सुभाष के मामले में देखें, तो इस मामले में न्याय क्या है? जज पे कार्रवाई या फिर जो निकिता सिंघानिया उनकी पत्नी हैं, उन पे कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई? न्याय क्या है इस मामले में शशांक जी? अनुपम जी देखिए, मैंने वो पढ़ा है और मैंने वो वीडियो भी देखा है। जज पे आरोप लगा है, काफ़ी संगीन है। एज़ अ एडवोकेट मैं नहीं जानता हूँ कि सच है कि गलत है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जी, होना जी, चाहिए जी। और मेरा मानना है कि इन्वेस्टिगेशन होगा भी। लेकिन अनुपम जी मेरा ये मानना है कि देखिए बड़ा एक क्या विडंबना है, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर कोई
महिला की मृत्यु हो जाती है ऐसे ही जी सिचुएशन में, सुसाइड अगर कोई महिला कर लेती है और कोई भी सुसाइड नोट ना लिखे, तो भी उसके पुरुष साथी को या उसके हस्बैंड को आप अरेस्ट कर लेते हैं। अगर वो हस्बैंड है और 7 साल के शादीशुदा जीवन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि अननेचुरल है, तो पूरे अच्छा खानदान पे, पूरे परिवार पे केस लग जाता है अपने आप, सेक्शन, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाता है। जी 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 लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई पुरुष इस तरीके से उसकी असामयिक मृत्यु होती है, तो महिलाओं पे उस तरीके का प्रेशर नहीं बनता है। मेरा मानना है कि जब तक इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड या इस तरीके का दो तरफा कानून रहेगा इस देश में, आपको इस तरीके के प्रॉब्लम दिखेंगे। ये सिर्फ जी एक निकिता का मैटर नहीं है या एक आशुतोष का मैटर नहीं है, ये हर बार हर जगह हो रहा है। कोई आर्मी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा है और उसकी वाइफ ने यहाँ केस कर दिया, वो सीमा पे देश को बचा रहा है, उसकी वाइफ ने उसके पूरे खानदान को यहाँ केस कर दिया है। तो जी उसका रीजन है 498A, जो अब बीएनएस में दूसरा सेक्शन हो गया है। वो एक सेक्शन था कि भाई महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, कैसे प्रोटेक्ट करिएगा अगर वो दोहन का कारण ही बन जाए। तो ऐसा जो भी कानून है जो ड्रैकोनियन है या जो ऐसे समय बना था जब महिलाएं उतना आगे नहीं थी, जैसे दिव्या जी कह रही थी, तो उन कानूनों को बदलने की जरूरत है। अभी बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, तो हमने ये उम्मीद किया था कि वायलेंस क्योंकि महिला और हस्बैंड दोनों पे हो सकता है, हरेसमेंट तो कोई महिला और सकारात्मक बदलाव इसमें बीएनएस में है आईपीसी के मुकाबले, कुछ आपको दिख नहीं रहा है? नहीं, इस मामले में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इनफैक्ट जी बीएनएस में एक लेवल ऊपर कर दिया गया है। बीएनएस हाँ में ये बात कही गई है, जो पहले कोर्ट अपने ऑर्डर के माध्यम से कहता था कि अगर कोई महिला और पुरुष, शादी छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप में है और कल को अगर ब्रेकअप हो जाए, तो पुरुष के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, पुरुष को मूव ऑन करना पड़ेगा, ही सही। लेकिन अगर पुरुष ब्रेकअप कर लेता है तो महिला चाहे तो उस पर रेप का केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि शादी का झांसा देके रेप का भी एक ऑप्शन बीएनएस में दिया गया है। अच्छा तो उससे होता क्या है कि ऑब्वियसली अगर कोई रिलेशनशिप में है तो मान के चलिए उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, ये तो कानून भी मानता है, देश समाज भी बिल्कुल मानता है, अलग अलग डेटिंग एप्स भी हैं। लेकिन अगर दोनों कल वयस्क को हो गए तो उसके बाद वो जी बिल्कुल कोई कानूनी आरोप रोक भी नहीं सकता। इनफैक्ट माइनर्स के जी लिए भी कई बार हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई केस नहीं बनता है, माइनर भी अगर इन्वॉल्व हो जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेजोरिटी जी मेजर होने से पहले। लेकिन होता क्या है कि अगर महिला चाहे तो महिला ये कह सकती है कि मैंने वो सेक्सुअल इंटरकोर्स इसलिए किया क्योंकि मुझे शादी का झांसा दिया गया था। और मैं कहता हूं जी फिर से, अनुपम जी, ऐसा हो सकता है, 10 में से 1 केस ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी जी 9 केसेस का क्या? बाकी 9 केसेस में सहमति से हुआ है। रेप का एक ही डेफिनेशन है जहां कंसेंट नहीं हो। अगर कंसेंट दिया गया है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं? तो अगेन मैं ये कहता हूं, अगर ये कानून है और आपको लगता है ये कानून सही है, तो आप दोनों पक्ष के लिए बनाइए, एक पक्ष के लिए मत बनाइए। जी अगर वायलेंस हो रहा है या हरासमेंट हो रहा है तो आप दोनों पक्ष के लिए बनाइए, एक पक्ष के लिए मत बनाइए। अगर डॉरी गलत है तो मेंटेनेंस भी गलत है। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं पुरुष के इक्वल आए तो फिर पुरुष को आप बाधित नहीं कर सकते आपको उनको मेंटेन करने का। हाँ, मिनिमम अगर ऐसा नौबत आ जाए कि महिला रोड पे आ जाए कि भाई खाने के लिए पैसे नहीं है और पुरुष को देने के लिए कहा जाए, आई एग्री। लेकिन अगर महिला जी 4 लाख रुपए कमा रही है और पुरुष 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप पुरुष को विवश नहीं कर सकते कि 3 लाख रुपए तुम उसको दो, क्योंकि उसका वो जब तुम्हारे साथ रहती थी तो वो रॉयल्स रॉयस में घूमती थी और आज के डेट में वो ऑडी में आ गई है। ये जो सोच है वो गलत है मेरे हिसाब से। और जब तक वो सोच रहेगा अनुपम जी, आई गेस वो अनफॉर्चुनेट है। जैसा दिव्या कह रही थी कि दिव्या के दोस्त परिवारजन हैं जो पुरुष हैं, और जैसे मैंने भी कहा कि मेरे परिवार में भी मेरे दोस्त, फैमिली, महिलाएं हर जी जगह पे महिलाएं हैं। तो हमको ना हर किसी के लिए सोचना चाहिए। हम वो जो एक, जैसा आपका टाइटल है आज यहाँ, वोक फेमिनिज्म, तो वो वोक फेमिनिज्म का एक सोशल मीडिया पे चलता है ना कि ऑल मेंस आर जी डॉग, या सारे हम्म कहीं ऑल भी आर रेप हुआ तो रेपिस्ट। और मैन। हमने वो भी देखा था नारे लगते हुए, तुम बलात्कारी हो करेक्ट, वाला नारा करेक्ट। ये। तो बेसिकली जी पुरुष को आपने बोल दिया, तो अगर ये मंशा रहेगी तो गलत होगी। फाइनली आप, क्योंकि ये लास्ट राउंड चल रहा है अनुपम जी, सॉल्यूशन इसका जी 3 है, मैं जो जी जी बोलूंगा। पहला बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशन आप है, पहला सॉल्यूशन है इस तरीके की अतुल सुभाष जी जैसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। आई डोंट नो कौन जी सुन रहा है और कौन सुनेगा इस पॉडकास्ट को, लेकिन जो भी सुन रहे हैं और जो भी उस पद पर है, चाहे वो जुडिशरी में हो या पार्लियामेंट में हो या असेंबलीज जी में हो, वो 3 चीज जरूर करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। पहला, को पेरेंटिंग तुरंत ला देना चाहिए कि जिस दिन जी बीच में डिस्प्यूट हुआ पेरेंट्स के बीच में, आप को पेरेंटिंग करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप पुरुष को ही दे दीजिए बच्चा या महिला को ही दीजिए, आप साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराइए, लेकिन विद इन 3 मंथ्स
लेटेस्ट 6 को-पेरेंटिंग मंथ की व्यवस्था आप लागू डिसाइड करें। करिए कि बच्चा किसके पास रहेगा और बच्चों से सिर्फ बच्चों के आधार पर मत डिसाइड करिए, पूरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कीजिए। सेकंड पॉइंट अनुपम जी, वायलेंस किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हैरेसमेंट किसी का भी हो सकता है, पुरुष हो या महिला। तो इसलिए कानून को बराबर कीजिए, इनफैक्ट मंत्रालय और ये जो अलग-अलग कमीशन है वो भी दोनों के लिए बराबर कर दीजिए, दोनों के लिए लाइए। और अनुपम जी तीसरा, आपको समझना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था जो इस देश में है, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, वो काफी स्लो है। आपने फैमिली कोर्ट को तो अलग से ला दिया कि भाई फैमिली कोर्ट देख रही है, लेकिन वहां पे उतने जजेस नहीं है, उतनी संख्या नहीं है जो निपटारा कर सके केस का। एक ही केस में एक हियरिंग से अगले हियरिंग आने में 3-3 महीने लग जाते हैं। तो जब तक 3 जी। महीने का था कि जज को याद भी नहीं रहता कि पिछले हियरिंग में क्या हुआ है। तो आपको टाइम बाउंड तरीके से फैमिली केसेस को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की, भारत की या हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो उसके फैमिली सिस्टम से है। अगर हमारा जी, फैमिली सिस्टम टूटेगा, जो कि आज टूट रहा है, आज आज का बिल्कुल। जो युवा जनरेशन है, दिव्या हमसे युवा है, दिव्या से भी युवा लोग अब तो आ गए हैं, जो हाँ, हाँ। जेन जी बोलते हैं, जेन अल्फा बोलते हैं, जी, हाँ जी। वो अब डरता है। जैसे आज अनुपम बात कर रहे हैं हम कि लोग डर रहे हैं कि हम शादी करें कि नहीं करें, शादी करें तो बिल्कुल। किससे करें? जैसे एक दिव्या ने कहा कि इनसिक्योरिटी एक प्रकार का लोगों के मन में वो आ जाती है। करेक्ट, जैसे जैसा अभी दिव्या ने एक लाइन कहा कि अब सोचना पड़ेगा कि भाई शादी किस्मत हो कि किस्मत से अच्छी जगह पे हो जाए। ये अगर जी, जी। पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो देखिए, ऐसा नहीं कि पहले गड़बड़ शादियां नहीं होती थी हुँ, या हुँ, हुँ। पहले सॉल्यूशन नहीं चाहिए थे, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, समाज है, जी, गड़बड़ हमेशा रहेगा। एक तालाब है, मछलियां हैं, सड़ेंगी भी, लेकिन आपको तालाब को साफ रखना पड़ेगा और वो जो बिल्कुल। जिम्मेदारी है वो सरकार और न्यायालय की है। हाँ, अगर आप वो जी। इक्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये इस देश का जो पारिवारिक माहौल है, वो मुझे लगता है धूमिल हो जाएगा। जी, जी। दिव्या जी, अंत में आपसे भी इतना पूछना चाहूँगा, हमने भी देखा है अपने दादा-दादी, नाना-नानी या मम्मी-पापा सबको देखा है 40 साल, 50 साल, 60 साल उन्होंने बहुत अच्छे से रिश्ता चलाया है और हमने नोक-झोंक होते हुए भी देखा है। फिर ये भी देखा है कि कोई एक कहीं और चला गया तो फिर उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो नया जनरेशन है इसमें ये क्या गैप ऐसा आ गया या फिर ऐसा क्या है जो अब नहीं हो पा रहा है? और आप जैसे अब ग्राउंड पे जाएँगी तो महिलाओं और पुरुषों को मान लीजिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि उनके जो रिलेशनशिप हैं या फिर जो शादीशुदा जीवन है, वैवाहिक जीवन है उनका, वो सही तरीके से रहे और इस तरह की समस्याएँ ना आएँ? क्या दोनों कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें? या फिर क्योंकि एक घर में एक पिता और पुत्र रहते हैं तो कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही वो लोग रहते हैं, भाई-भाई भी रहते हैं। तो ऐसा मतलब क्या हो कि इस तरह की समस्याओं से बचा जाए? देखिए नोक-झोंक हर परिवार में रहती है, इससे कोई भी मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा होता नहीं है, नोक-झोंक हर जी, परिवार में होती है। और मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि आज की जो महिलाएँ हैं, वो कहती हैं कि हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। जॉइंट फैमिली से उनका मतलब है कि माता-पिता नहीं होने चाहिए, हमें अलग जी, रहना है, जी। हमें अच्छी जीवन चाहिए, हमें सुखाल जीवन चाहिए, हमें किसी की सेवा नहीं करनी है। तो बट पहले के ज़माने में कैसा होता था कि वो एक ज़िम्मेदारी होती थी, एक महिला के लिए भी, एक पुरुष के लिए भी कि हमें माता-पिता चाहे महिला के माता-पिता हों या पुरुष के माता-पिता हों, दोनों की ज़िम्मेदारी उनके सर पर होती थी कि उनका देखभाल करनी है, उनके जी, बुढ़ापे का सहारा बनना है और अगर मान लो कभी उनको किसी चीज़ की तकलीफ है तो उनकी मदद करनी है। बट आज का जी, जी। ज़माना अलग हो चुका है, आज के ज़माने में वेस्टर्नाइज़ेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। जो वेब सीरीज़ हैं वो लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि नहीं, अलग परिवार होना बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है, बट जी, ऐसा जी, जी। बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जितना जॉइंट फैमिली में रहोगे उतना बेटर है, आपके लिए भी, आपके जी। परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। तो ये जो एक चेंज आ गया ना माइंडसेट में सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जाए या नए जो हम आस-पास में लोग देखते हैं या जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपका फ्रेंड जी। सर्कल होता है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आजकल जो हुँ। महिलाएँ किटी पार्टी में जाती हैं, तो वहाँ पर भी मेन टॉपिक यही होता है क्या कि चर्चा सास ने चल ये रही है? कहा हाँ, जी। बिल्कुल सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। तो वो जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारे दिमाग को, महिलाओं के दिमाग को और वहाँ पर उनको लगता है कि अलग रहने में ही बेहतर है बेहतरी है और इस वज़ह से कई बार लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और जी, वही जी। मेन मुद्दा रहता है कई बार लड़ाइयों का। क्योंकि एक कोई भी एक पुरुष है जिसने पूरे बचपन अपने माता-पिता के साथ बिताया हुआ है और वो आगे भी बिताना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता है और उस बीच में वो महिला कह देती है कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है आपके माता-पिता के साथ और वहाँ पर वो एक दुविधा में पड़ जाता है। जी, वहाँ पर वो दुविधा में पड़ जाता है और उसको लगता है कि मैं कहाँ फँस गया। तो वहाँ पर उसके पास वो कंडीशन रह जाती है या तो मेरे साथ रहो या पत्नी के साथ रहो या त जी, माता-पिता जी। के साथ रहो। तो वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं। तो उस चक्कर में भी कई बार डाइवोर्स के केसेज़ आगे बढ़ जाते हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि माता-पिता का
जो महिला की माता-पिता है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना आप कम इन्फ्लुएंस करेंगे अपने बच्चों को कि घर तोड़ने का, उतना हुँ। बेहतर है उनके आगे सुखी जीवन के लिए। जी, जी और दिव्या जी देखते हैं हम लोग कैसे कि पह अब तो लगातार फ़ोन पर भी जो नई बहुएँ आती है तो दिन-दिन भर, रात-रात भर भी हम देखते हैं कि पता नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो मैं महिला विरोधी हो रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन जो समाज में मतलब मैं देख रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि फ़ोन पर लगातार बातें जो है होती रहती है और हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए मतलब सलाह ली जाती है वहाँ से। बिल्कुल। मैंने तो वो तो इसका भी आप कुछ देखती हैं कि इससे फ़र्क पड़ रहा है आपका ये कहने का बिल्कुल अर्थ है? पड़ता है क्योंकि क्या होता है जैसे एक बाउंड्रीज़ होती हैं, बाउंड्रीज़ आपको जी, सेट करनी पड़ती हैं कि आपको अपने घर के बारे में कितनी बातें अपने खुद के जी, परिवार जी। को बतानी है। क्योंकि जी, कई जी। बार ऐसा होता है आप ज़्यादा बातें बता देते हैं तो उनका एक इम्पैक्ट आता कैसे है कि वो बताते हैं कि अपने सजेशन देते जी, हैं कि जी। नहीं तुम ऐसे करो, वैसे करो। तो उसकी वजह से वो जब वो उस टाइप के एक्शंस लेते हैं, तो उसका जी। इम्प्लीकेशन कैसा होगा वो उस महिला के माता-पिता को नहीं पता। वो जी, नहीं जी। जानते कि उनके जो सास-ससुर हैं उनका क्या बिहेवियर है या कैसा एक्ट करेंगे या जी, कैसा जी। वो उनका रिएक्शन होगा। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे देता है कि आपको एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार में क्या हो रहा है। आपको बाहर में नहीं बताना है, बाहर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके जो माता-पिता हैं वो बाहर वाले हो गए। वो ऑफ जी, कोर्स जी, आपके जी। अपने ही हैं, बट आपको फिर भी अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि ऑफ कोर्स आप अपने माता-पिता की पर्सनल बातें आप अपने पति के साथ नहीं शेयर कर सकते कई बार। जी, तो वहाँ बिल्कुल। पर भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उसी तरह से आप अपने परिवार की बातें आप अपने माता-पिता के साथ मत शेयर करिए। जितना कम हो सके उतना कम करिए। सो दैट आपका जी, भी एक जी। अच्छा जीवन चल सके जी, और जी। किसी और का इन्फ्लुएंस ना रहे। जी, जी, बिल्कुल। तो अंत में हमने देखा है ये जो अतुल सुभाष जी ने अपने वीडियो में भी कहा था, अपने सुसाइड नोट में भी उन्होंने लिखा है कि आगे ऐसा ना हो उनकी ये इच्छा है। हालाँकि हम चाहते कि वो आत्महत्या नहीं करते, थोड़ी और लड़ाई लड़ते, थोड़ी और हिम्मत दिखाते। बहुत से अच्छे लोग हैं, समाज में भी हैं, अनुपम कानून जी, में हैं। नहीं, नहीं। जी, जी। अनुपम जी, उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि उनकी वाइफ ने 9 केसेज़ उन पे किए थे और 10वाँ केस 10वां फाइल भी कर शुरू हो दिया गया था। जिसकी जी। जिसकी पहली हियरिंग 23 दिसंबर को है। तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं जी, है। जी। आप ये मत सोचिए कि ये आखिरी था या अंत था। और इनफैक्ट मेरा मानना है कि देखिए एक सॉल्यूशन जो दिव्या जी कह रही थी ना उसमें और थोड़ा एक बढ़ के कि जी, जी, बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है जो होना चाहिए इनफैक्ट जी, कि जी। शादी से पहले ही आप बात कर लीजिए। परिवार के साथ जी। रहना है, नहीं रहना है। जॉब हुँ, करने देना है, नहीं करने देना है। हुँ। बच्चा पालना है, नहीं पालना है। चीज़ें किस शहर क्लियर में हो जानी चाहिए पहले से। रहना है। अगर आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आप क्लियर नहीं जी, करते हैं और फिर कोई भी एक पार्टनर दूसरे पे थोपना चाहता है, तो मुझे लगता है जो क्लैश है इनिशियल वो वहीं शुरू होता है। इसलिए मैं जी। आजकल इनफैक्ट आप इसको कट करके अलग दिखाएँ, मैं हमेशा अपने सारे लोगों को जो मेरे पास आते हैं शादी-विवाह हुँ। जिनको करना होता है, मेरे से सलाह माँगते हैं या जिनका डिस्प्यूट होने वाला होता है, मैं उनको जी, 3 जी। सजेशन देता हूँ जो उनको ज़रूर हाँ, अपने बता पार्टनर दीजिए से कहीं मेरे भी काम आ जाए। जी, जी। नहीं, अनुपम जी पहला बहुत ज़रूरी है हुँ, और वो जेन ज़ी की भाषा में कहूँगा वाइब मैच जी, होना बहुत ज़रूरी है, कि जी। आप जैसा सोच रहे हैं आपका पार्टनर भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा है। अलग-अलग ओपिनियन होना गलत नहीं है, मतभेद हो जी, सकते जी, हैं, जी। मनभेद नहीं होने चाहिए, तो वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा बिल्कुल। पॉइंट है कि आप लोग का ना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो ज़रूरी है कि भाई मेरे को इस शहर में रहना है, मेरे को इस परिवार के साथ रहना है, मेरे को अकेला रहना है, मेरे को हुँ, ये पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, क्योंकि जी, छोटी-छोटी जी। चीज़ें क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या घूमना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, परिवार के साथ जाना पसंद है कि नहीं, वो मायने रखता है। और इससे एक तीसरी बात व्यक्तित्व अनुपम का जी आइडिया लग जाता है और क्या सोच है इसका भी आइडिया लग जाता है। करेक्ट, जी। लेकिन अनुपम जी जो तीसरी बात जनरली नज़रअंदाज हो जाती है और जो कि जी, जी। पहले के ज़माने में शायद उतनी मैटर नहीं करती थी लेकिन अब करती हुँ, है, वो है प्रोफेशनल एम्बिशंस। जनरली हुँ। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, जहाँ पे फीमेल के प्रोफेशनल एम्बिशंस आप नहीं पूछते हैं। पहले ऐसा जी। होता था कि मेल का अगर कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लिया जाता था कि महिलाएँ भी ट्रांसफर लेंगी। महिलाएँ अपना हुँ। जॉब छोड़ देंगी, अक्सर ये हमने देखा है। एज़्यूम जी, किया जी। जाता था। ऐसा जनरली इसलिए होता था, इसलिए नहीं कि खराब है महिलाएँ, जनरली इसलिए जी, होता जी। था क्योंकि ऑब्वियसली मेल ज़्यादा सैलरी कमाते थे ज़्यादा कंपैरेटिवली कमाते फीमेल, कि माहौल ऐसा था। अब वैसा जी, नहीं जी। है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी बराबर है। भी हो सकता है, महिलाओं का ज़्यादा भी बराबर हो हो सकता सकता है, है हर तरह के या केसेज़ में। अभी भी अगर वैसा भी है, मेरा बस मानना है कि प्रोफेशनल एम्बिशंस क्लियर कर लीजिए। हो सकता है जी, किसी महिला का एम्बिशन हो कि भाई मेरे को जॉब नहीं करना, फैमिली सँभालनी है। किसी का है कि भाई जी, मैं अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जीना चाहती हूँ, मैं अपना जॉब करूँगी जी। या बिज़नेस करूँगी। किसी का है कि भाई मैं चूज़ करूँगी बाद में कि मुझे करना है हुँ, कि नहीं करना है। एंड जी, लाइकवाइज़ यही मेल का भी है। तो मेरा मानना है कि प्रोफेशनल एम्बिशन ये 3 चीज़, पहला वाइब जी। चेक, दूसरा दूसरा आपका व्यू पॉइंट्स सब व्यू चीज़ों को पॉइंट। लेके फैमिली स्ट्रक्चर एक्सेट्रा और तीसरा हुँ, प्रोफेशनल एम्बिशंस
ये 3 जी। चीज़ ज़रूर डिसाइड करना चाहिए शादी करने से पहले। जी, शशांक जी, जब अब आपने इतनी बातें कर ही दी तो एक सवाल और मन में आ रहा है, चूँकि आप खुद केसेज़ लड़ते रहे हैं और कई बड़े मामलों को देखते रहे हैं, छोटे-बड़े सारे। तो अरेंज मैरेज में या लव मैरेज में कहाँ आप ऐसी ज़्यादा समस्या आते हुए देख रहे हैं, या फिर दोनों में बराबर ही तरीके से समस्या कहीं भी आ सकती है, कभी भी, ऐसा कुछ है? अनुपम जी, बड़ा बड़ा सटीक क्वेश्चन है और इनफैक्ट जी, इसका आंसर है मेरे पास। इसमें जी, होता जी। क्या है कि प्रॉब्लम दोनों जगह है। जी, प्रॉब्लम जी। अरेंज मैरेज में भी आजकल है और लव मैरेज में भी है और मेन जी, रीज़न वही है, ये तीनों चीज़ें बात नहीं हो पाती है, स्पेशली प्रोफेशनल एम्बिशंस की। लेकिन जी, जी। दोनों में क्या है कि अगर अरेंज मैरिज है, तो फैमिली इन्वॉल्व होती है। प्रेशर जब जी, जी। क्रिएट होता है हस्बैंड पे या वाइफ पे, तो फैमिली इन्वॉल्व होके कोशिश करती है सॉल्व करने का, सॉर्ट आउट कंप्रोमाइज़ करने का का। ज़्यादा वो रहता है, समाज मतलब इन्वॉल्व होता है। कंप्रोमाइज़। लेकिन जब जी, जी। लव मैरिज होता है ना, तो फैमिली जी। बोलती है कि भाई तुमने अपने हिसाब से किया, हमको कोई मतलब नहीं है। लड़कों में बोलता है कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है और लड़कियों में और बुरा हाल हो जाता है, अगर लड़की ने लव मैरिज किया है, तो लड़की को छोड़ दिया जाता है बेसहारा कि भाई अब तुम जी, जानो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे धर्म में शादी हो जाए, दूसरे जात में शादी हो जाए, तो मेरा मानना है कि वो सिचुएशन और खराब हो जाती है और लड़की अब जी, बहुत जी। असहाय हो जाती है। इसीलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दिव्या जी ने इस पे काम भी किया होगा। आई होप आई एम नॉट जी, रॉन्ग, बट ऐसा मैंने जनरली इवैल्यूएट किया है। जो इस देश में लव जिहाद या इस तरीके के जो मैटर होते हैं, उसमें जनरली यही होता है कि अगर कोई हिंदू महिला किसी गैर धर्म के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो हिंदू परिवार उसे नाता तोड़ देता है और जी। बाद में उसकी कटी हुई लाश आती है और फिर कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। जी, जी। हाँ, वो फ्रिज वगैरह में। दिव्या जी, इस पर कुछ क्लोजिंग रिमार्क आपका, अगर जिस समस्या की बात की शशांक जी ने, आपने जो देखा समाज में या ग्राउंड पर, कुछ ऐसा? इसके अलावा भी जैसे आपने एंडिंग में जी, जी। कहा था कि अगर अतुल जी थोड़ा कर लेते, साहस रखते तो शायद जी, जी, थोड़ा और बात कुछ हिम्मत अलग दिखा होती। देते। जी, जी। बट मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि देखिए अभी जैसे कि एलिगेशंस लगे हैं कि जज ने भी ब्राइब मांगी थी। उस जी, जी। समय में इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जब उसके जी, जी। सामने ऐसी दुविधाएं खड़ी हो जाएं जहां पर उसके माता पिता को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हो, जहां पर उसके ऊपर नो नो एफआईआर हो रखी हो और 10वीं ऑलरेडी चल रही हो जिसकी हियरिंग 23 दिसंबर की हो, तो उस समय किसी भी इंसान के ऊपर मैं किस तरह से कहूँ, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि वो जी, जी, असहाय बिल्कुल। हो जाता है। वो समझता है कि अब मेरा कोई है ही नहीं सुनने वाला, मेरी कौन सुनेगा? क्योंकि ऑलरेडी सबके दिमाग में वो पर्सपेक्टिव है कि एक महिला ही विक्टिम है, पुरुष विक्टिम नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब में क्योंकि सोसाइटी का भी एक प्रेशर आने लगता है, सोसाइटी भी एक अलग नज़र से देखने लगती है जब आपके घर में बार-बार पुलिस आए। क्योंकि एक हाल ही में एक केस हुआ था जहाँ पर जी, जी। एक कंटेंट क्रिएटर थे, नाम नहीं लूँगी, तो जी, उनके जी। घर में बार-बार पुलिस आ रही थी क्योंकि उनकी जो अच्छा। बिज़नेस पार्टनर महिला बिज़नेस पार्टनर थी, उन्होंने उनके साथ कुछ पैसे का घपला कर दिया था और अच्छा। उसको बचाने के लिए, उसको छिपाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जी, जी। फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दिया। एंड उसके चक्कर में महीने में 30 बार उसके घर में पुलिस आ चुकी थी। तो उसकी जी, वज़ह जी। से वहाँ पर एक शर्मिंदगी की वही बात हो जाती है। तो यहाँ हुँ, हुँ। मैं मानती हूँ कि इनके साथ भी यही चीज़ हुई होगी जिसकी वज़ह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। तो हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं ऑडियंस से भी कहूँगी, अगर आपको समझ आता है कि हाँ, आपके आस-पास में कोई ऐसा है जो ऐसी चीज़ से फेस कर रहा है, उसको जज मत करिए, उसको समझाइए, उसको सहानुभूति दीजिए कि कुछ नहीं, हम आपके साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको किसी तरह का ताना मत दीजिए, ताकि वो जी, इस जी। तरह का स्टेप लेने पे मजबूर हो जाए। जी, जी। तो हमने इस चर्चा में पूरा, शशांक जी ने समस्या की बात की, समाधान की बात की, दिव्या जी ने एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा, और अब आगे क्या, इस पर भी हमने चर्चा की। और एक जो बात निकल कर आ रही है, जो दोनों हमारे अतिथि हैं उनकी चर्चा से, ये कि हर आत्महत्या करने वाला कायर नहीं होता है। एक जो बना दिया गया है, जो कह दिया गया है कि बिल्कुल। आत्महत्या की तो वो कायर है, नहीं। यहाँ पर कानून को भी, समाज को भी, दोनों को आगे आकर चीज़ों का समाधान करना होगा और समस्या के समाधान के लिए लगना पड़ेगा। तो शशांक शेखर झा जी और दिव्या गंडोत्रा टंडन जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप टीएफआई पर आगे भी आते रहें विभिन्न मुद्दों पर, और चर्चा करते रहें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक मैं अनुपम केसिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।